बेटी का घर बसने दे। नमस्ते बहन जी, कैसी है आप? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाई साहब कैसे हैं? हम दोनों भी ठीक हैं। बस जी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपका स्नेह और आशीर्वाद बच्चों के साथ हमेशा बना रहे। समधन के बाद समधी जी ने भी रमा से फोन पे बात की और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुबह सुबह सबसे पहले बहू के माता पिता से शुभकामनाएं मिली तो रमा बहुत खुश हो गई। बहुत सीधी थी रमा, बस जरा कोई उससे प्यार से बात कर ले तो वो खुश हो जाती थी। चांस की बात थी कि वो बहू बेटे के पास आई हुई थी। वो उसे शाम को होटल खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी तो रमा बोली, बेटा इसकी क्या जरूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी है मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता, बस तुम लोगों का प्यार ही काफी है मेरे लिए। माँ, आप कौन सा हमारे पास रोज रोज आती है? इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना जन्मदिन मना रही है तो एक तोहफा तो बनता है ना? श्रुति रमा को बाहों में भरकर बोली। साहिल ने भी श्रुति की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो रमा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे इतने अच्छे समधी व बहू मिली। रमा को आए काफी दिन हो गए थे, वो वापस जाने की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक से एक दिन उसका पैर फिसल गया। उसके बाद से उसे कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई हैं। कुछ दिन आराम करेगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। रमा तो बहुत डर गई थी, पर डॉक्टर की बात सुनकर उसे तसल्ली हुई। श्रुति अब रमा को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूं सेवा करते देख रमा उसे ढेरों आशीर्वाद देती। कभी कभी समधन का भी फोन आ जाता था हालचाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी? रमा रुआसी होकर बोली, माँ ये भी तो आपका ही घर है, अब आप यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो आप अकेले होती और भगवान ना करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता? साहिल ने रमा को प्यार से समझाते हुए कहा। श्रुति कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। रमा को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। साहिल और श्रुति किसी काम से बाजार गए तो बेटे अंशु को रमा के पास छोड़ गए। अंशु रमा को परेशान ना करे इसलिए श्रुति उसे अपने मोबाइल में वीडियो गेम लगाकर दे गई। उसने अंशु को फोन थमाते हुए शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि उसका फोन अब अनलॉक है और कोई भी उसके मैसेज देख सकता है। रमा अंशु को लेकर सोफे पर बैठी थी। अंशु मोबाइल में गेम देखकर खुश हो रहा था। रमा समझ रही थी कि बच्चों का इतनी देर तक मोबाइल देखना ठीक नहीं, पर क्या करती, बिना मोबाइल के अंशु रोने लगता था। बीच बीच में रमा अंशु का ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए उससे बातें करती। अंशु से बातें करते करते उसने देखा कि मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। रमा ने कभी भी श्रुति के फोन को हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी रमा की नजर एक मैसेज पर पड़ गई। सासू माँ की सेवा करते करते, बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी जिंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगी। ये यहाँ रहेगी तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे?
मैं रमा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो श्रुति की मम्मी के मैसेज हैं। उसे तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर रमा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो बेचारी सीधी थी, उसे क्या पता कि लोग यहाँ कैसे अलग अलग मुखौटे लगाकर घूमते हैं। फिर उसने श्रुति के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ, मेरी तो आफत आ गई काम करते करते। सोचा था थोड़े दिन के लिए आई है तो इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूं ताकि अच्छी बनी रहूं, फिर तो ये अपने घर चली जाएंगी। मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी। अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाल लेंगी। एक तरफ तो उसे समधन ने ये कहा कि उसका प्यार व साथ बच्चों के साथ बना रहे, तो दूसरी ओर अपनी बेटी को ये कहना कि सास को जल्दी से जल्दी अपने घर भेजो। मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास को मुसीबत कहना, इससे भी ज्यादा दुख रमा को श्रुति के मैसेज पढ़कर हुआ। वो तो सोच रही थी कि बहू उससे कितना प्यार करती है, पर ये तो सब दिखावा निकला। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और समधन और बहू की दोगली बातों ने रमा को अंदर तक तोड़कर रख दिया। उसके आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने बहू बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर मन में ये निश्चय कर लिया कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगी अपने घर चली जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद फिर समधन का फोन आया तो पहले रमा को लगा कि बात कर ले, फिर उसने सोचा दोगले लोगों से क्या बात करना। उसने फोन काट दिया। रमा के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो साहिल से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर छोड़ा। माँ, आपको जल्दी है क्या है जाने की? आराम से रहो ना, वैसे भी वहाँ अकेली क्या करोगी? रोहित अभी बोल ही रहा था कि श्रुति ने उसे धीरे से चूटी काटी ताकि वो माँ को जाने से रोके नहीं। रमा ने ये देख लिया था। अब तो उसका मन और भी और खराब हो गया। बेटा मैं अकेले रहूं लूंगी, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकती। रमा श्रुति की ओर देखकर बोली, माँ किसने कहा कि आप बोझ या मुसीबत हो? इसका जवाब तुझे तेरी पत्नी देगी। रमा की बात सुनकर साहिल श्रुति को गुस्से से देखने लगा। मैंने तो माँ जी से ऐसा कुछ नहीं कहा। श्रुति अपनी सफाई देते हुए बोली, मुझसे नहीं कहा पर अपनी माँ से तो कहा था ना। साहिल तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो इसके व्हाट्सएप मैसेज चेक कर ले, सब पता लग जाएगा। तो इसका मतलब आप सबके फोन देखती रहती हैं। आपको ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्रुति भड़क उठी। जब रमा ने सारा किस्सा बताया तो श्रुति की आंखें शर्म से झुक गई। अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। करते साहिल श्रुति का फोन ले आया और उससे ही अनलॉक करवाया। फिर उसने जब श्रुति और उसकी माँ के मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। श्रुति पे गुस्सा हुए बोला, तुम्हारे मम्मी पापा दो महीने आकर यहाँ रह जाते हैं, मैंने या मेरी माँ ने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी माँ बेचारी इतने समय बाद हमारे पास रहने आई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं भी आज यह फैसला लेता हूँ कि यदि मेरी माँ मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम्हारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें ये मंजूर हो तो बोलो। साहिल के गुस्से से श्रुति डर गई और रोने लगी। रमा से माफी मांगते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। रमा बेचारी तो सीधी थी, बहू को रोते देख उसका मन पिघल गया। उसने बहू को गले लगा लिया। फिर मजाक करते हुए बोली, बहू मेरी बुराइयां करनी है तो
अपना मोबाइल लॉक करके रखा कर। ये सुनकर श्रुति के चेहरे पे मुस्कान आ गई। साहिल ने श्रुति से बात करना बंद कर दिया। रमा ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। श्रुति ने भी साहिल से माफी मांगी और उसे मनाने की कोशिश की पर साहिल नहीं माना। श्रुति की बातों से उसके दिल पे गहरी चोट पहुंची थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना प्यार करता है वो ही उसकी माँ को मुसीबत कहेगी। जब श्रुति के मम्मी पापा को इस बात का पता चला कि उनका दामाद उनकी बेटी से बात नहीं करता, उससे बहुत नाराज है, जिसके लिए शायद वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, तब जाकर उन्हें ये बात समझ आई कि बेटी के घर के मामलों में मायके वालों को ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। श्रुति के मम्मी पापा श्रुति के घर आए और उन्होंने साहिल और रमा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। साहिल ने भी अपनी नाराजगी छोड़कर उनसे बात की। उनके जाने के बाद श्रुति से इस शर्त पे बात करना शुरू की कि वो कभी भी रमा के लिए कुछ गलत नहीं कहेगी। श्रुति के मम्मी पापा ने धीरे धीरे उसके घर आना जाना कम कर दिया। रमा खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहने लगी। दोस्तों, शादी एक खूबसूरत सा बंधन होता है और यह बंधन कुछ समय का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। पर इस बंधन में भी कई बार दरारें पड़ने शुरू हो जाती है और दरारें कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि पूरा का पूरा रिश्ता ढह जाता है। ये रिश्ता टूटने के होते तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है मायके वालों का बेटी के घर में ज्यादा दखलंदाजी करना। मैं तो यही कहूँगी कि बेटी के माता पिता उसके ससुराल में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। रोज रोज उसे फोन करके ससुराल वालों के खिलाफ बातें ना करें, बल्कि उसे सही और उचित मार्गदर्शन दें जिससे उसका घर बसे और उसका जीवन खुशहाल हो। आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।